सास को अपने पास क्या ले आई? तुम तो अपनी माँ को ही भूल गई। करीब करीब 2 साल होने को आए हैं और तुमने मायके में कदम नहीं रखा है। यही मायका था जहाँ तुम हर दूसरे महीने देखने आया करती थी कि माँ पापा सब कैसे हैं। ऐसा भी क्या हुआ बेटा कि तुम अपने माँ बाप को ही भूल गई? सुलोचना जी अपनी बेटी कल्पना से कहती हैं, माँ आप सब कुछ जानती हैं, फिर भी जब आप ऐसी बातें करती हैं तो मेरा मन बहुत दुखता है। किस लड़की को मायके से दूर रहना अच्छा लगता है? पर आप तो जानती है ना कि मेरी सास अब मेरे साथ रहती हैं। वो शरीर से लाचार हैं तो उनके सभी काम मुझे ही करने होते हैं। मैं तो सोचती थी आप मेरी परेशानियों को समझेंगी और मुझे हौसला देंगी, पर आपकी बातों ने तो मेरा हौसला ही तोड़ दिया। कल्पना बोली, बेटा मैं उनकी हालत को जानती हूँ, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि 24 घंटे के लिए कोई आया रख लो और बीच बीच में अपनी ननद को भी बुलाती रहो। एक आध बार वो आएगी, अपनी माँ से भी मिल लेगी और उसी बीच में तुम आकर हम लोगों से मिल लो। सुलोचना जी बोली, माँ कहना आसान है पर जिस पर बीतती है वही जानता है। मैं ये नहीं कहती कि आपने दादी या पापा की सेवा नहीं की है। उस वक्त लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, कोई ना कोई एक घर में रहता होगा तो दूसरे को खुद के लिए भी वक्त मिल जाता था। आप मेरी हालत सोचिए, कभी कभी तो मुझे लगता है मैं एक हॉस्पिटल में रह रही हूँ और नर्स का काम कर रही हूँ, खुद के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती हूँ। आपको पता है मुझे जॉब करने का कितना शौक था, पर अब क्या किया जाए, या तो मैं काम कर सकती हूँ या आपके दामाद, तो मैंने ही समझौता कर लिया। चलो वक्त मिलेगा तो फिर आपसे बात करूंगी, अब मम्मी जी को बाथरूम ले जाना है। इतना कहकर कल्पना ने फोन रख दिया। समय यूं ही बीतने लगा। हर रोज कल्पना आईने के सामने खुद को देखती और खुद से ही सवाल करती कि क्या वो खुद को कहीं छोड़ आई है। कल्पना का पति संजय बोला, हर समय तुम्हारा चेहरा ऐसे उदास क्यों रहता है? कभी तो खुश रहा करो, आखिर कमी क्या है तुम्हें? कल्पना बोली, पूरे दिन घर में रहकर ऊब गई हूँ, बस शाम को थोड़ी देर के लिए नीचे टहल आती हूँ। जानते हैं जब खुली हवा में जाती हूँ तो लगता है शायद सांस लेना ही भूल गई हूँ। मैं कुछ करना चाहती हूँ, इस तरह तो मैं जी नहीं पाऊंगी। संजय बोला, तुम जानती हो ना हम पर कितनी जिम्मेदारियां हैं, अब उस पर से तुम काम करना चाहती हो। क्या घर में काम की कमी है? बच्चों का काम, माँ का काम, कौन करेगा ये सब? क्या मैं नौकरी छोड़कर बच्चों और माँ की देखभाल करूं? गलती कर दी जो तुम्हें हंसने मुस्कुराने को कह दिया। मैं अब दफ्तर जाता हूं। इतना कहकर संजय ने अपना लंच बॉक्स और बैग उठाया और ऑफिस के लिए चल दिया। सच कहा है किसी ने, अगर आपके घर में कोई बीमार बिस्तर पर हो तो उसे तो शारीरिक कष्ट होता ही है, लेकिन जो उसकी सेवा करता है उसे मानसिक रूप से बहुत कष्ट होता है, और इस कष्ट का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। फिर भी सब अपना कर्म करते रहते हैं। कल्पना भी कर्म किए जा रही थी, पर कहीं ना कहीं खुद से दुखी थी। एक रोज वो शाम को टहल रही थी तो उसकी पुरानी सहेली पुष्पा मिली। उसने हालचाल पूछा। कल्पना ने पूरी बात बताई। बताते बताते कल्पना की आंखें भर आई। पुष्पा बोली, मैं समझ सकती हूँ ये सब, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। एक बात जान लो, जब तक एक औरत ही खुद के लिए नहीं सोचेगी उसके घर में कोई उसे समझने वाला नहीं होगा। ये हर घर की कहानी है। समझ में नहीं आता, जब हम अपने पति के माता पिता का दुख समझ सकते हैं तो हमारे पति हमारी भावनाओं को क्यों नहीं समझते हैं? कल्पना बोली, शिकायत करूं भी तो किससे करूं? मम्मी जी बेचारी बिस्तर पर है। हर रोज वो खुद को कोसती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई है। अब उनसे क्या ही शिकायत करूं? हाँ संजय मेरी तकलीफ नहीं समझते, इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, जिस चीज से मुझे खुशी हो, पर समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। कल्पना, जब औरत सब संभालती हो लेकिन फिर भी उसकी भावनाएं कोई नहीं समझता हो, तब उसे कितना दुख होता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। छोड़ो इन बातों को। तुम ट्यूशन क्यों नहीं शुरू करती? तुम अपने समय में कितनी अच्छी स्टूडेंट थी, और हमारी सोसाइटी में अच्छे शिक्षकों की कमी भी है। इससे एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तुम घर में रहकर काम भी करने लगोगी, तुम्हारी सासू माँ की देखभाल भी कर सकती हो। हाँ, एक काम करो कि 24 घंटे के लिए एक आया रख लो जो उनके पास हर वक्त रह सके। इससे तुम्हें मदद मिल जाएगी। एक बार सोचकर देखना, ये सुझाव बुरा नहीं है। थोड़ी देर पुष्पा से बात करके कल्पना को बेहतर महसूस हुआ और वो घर चली आई। 2 दिन तक कल्पना ने इस पर विचार किया। फिर अगले दिन जब संजय का मूड उसने अच्छा देखा तो बोली,
एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। संजय बोला, हाँ हाँ बोलो। मैं घर में ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। इससे मुझे बेहतर महसूस होगा। मुझे लगेगा कि मैं कुछ कर रही हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कभी कहती हो घर के काम से थक जाती हो, अब तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना है। अरे पैसे कमाकर मैं दे तो रहा हूँ, फिर तुम क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो? अगर समय मिलता है तो अपने बच्चों को पढ़ाओ या मेरे लिए कुछ करो। ये ट्यूशन तुम्हारे बस का नहीं है, तो इन सब बातों को भूल जाओ। इतना कहकर संजय कल्पना की पूरी बात सुने बिना ही चला गया। कल्पना के बच्चे भी बड़े हो गए थे। उन्होंने माँ की बात सुनी। कल्पना की बेटी राधा बोली, मम्मी आपको जो अच्छा लगता है आप करो। सच में पूरे दिन घर में बैठकर आप ऊब जाती होंगी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर आपको अच्छा महसूस होगा। और जहां तक पापा की बात है, जब वो अपने मन की कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हर किसी को आजादी से जीने का अधिकार है। आप तो उनकी माँ की देखभाल कर रही है, तो उन्हें आपकी भावनाओं को समझना ही होगा। इतना कहकर राधा अपने कमरे में चली गई। बेटी के द्वारा कहे गए शब्दों ने कल्पना को बहुत हौसला दिया। अगले दिन कल्पना ने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाला कि वो ट्यूशन पढ़ाएगी। फिर देखते देखते बच्चों का एक बैच तैयार हो गया। कल्पना ने शाम का वक्त चुना। करीब 1.5 से 2 घंटे वो बच्चों को पढ़ाती थी। बच्चों के साथ हंसना बोलना शुरू हुआ तो कल्पना को लगा कि वो भी जी रही है। संजय को जब इस बात का पता चला, वो कल्पना पर बहुत नाराज हुआ। कल्पना बोली, जब मैं आपकी माँ और इस घर को देख सकती हूँ तो क्या आप मेरी भावनाएं भी नहीं समझ सकते? सही कहते हैं लोग, जब तक औरत खुद के लिए आवाज नहीं उठाए कोई उसकी भावनाएं नहीं समझता। थोड़े दिन तो संजय कल्पना से बहुत कम बातें करता था। एक रोज वो ऑफिस से जल्दी आया। कल्पना बच्चों को पढ़ा रही थी। संजय गुस्से में अपने कमरे में गया और वहीं से आवाज लगाई, कोई मुझे चाय देगा या वापस बाहर जाकर चाय पीनी पड़ेगी? कल्पना मुस्कुराते हुए बच्चों से बोली, बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म होती है, अब अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। बच्चे मुस्कुराते हुए चले गए। कल्पना ने संजय को चाय बनाकर दी और बोली, ये बचकानी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई? घर की बात दूसरे के घर के बच्चों के सामने करने की क्या जरूरत है? ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? संजय बोला, जब मैं घर आ जाऊं तो ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। जब बच्चे और पति घर में हो तो औरत का सारा समय उनके लिए होना चाहिए, ना कि दूसरे के बच्चों के लिए। कल्पना बोली, और इस बात को भी कौन तय करेगा? आप? मैं कोई आपके घर की बंधुआ मजदूर नहीं कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर ऐसा है तो मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेती हूँ। आप अपनी माँ की जिम्मेदारी लीजिए और कीजिए उनकी सेवा, वरना आज के बाद ऐसी बातें दोबारा ना करें। मेरा भी स्वाभिमान है। मैं अगर आपकी माँ की सेवा कर रही हूँ तो आपको भी मेरी भावनाओं को समझना होगा। पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, जिन्हें संतुलन बनाकर चलना पड़ता है, वरना कब दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता। इतना कहकर कल्पना वहां से चली गई। अगले दिन रविवार था। कल्पना रसोई का कुछ काम कर रही थी और आया उसकी सास को दवाइयां दे रही थी। तभी कल्पना के फोन की घंटी बजी। कल्पना काम में व्यस्त थी तो संजय ने फोन उठाया। उधर से सुलोचना जी बोली, दामाद जी आप तो फोन पर भी कभी आते ही नहीं हैं, और अब तो मेरी बेटी के पास भी फुर्सत नहीं कि 2 पल मुझसे बात कर सके। संजय को तो मानो मौका मिल गया। वो बोला, मम्मी जी आपकी बेटी फालतू के कामों में खुद को व्यस्त रखती है और आपसे कहती है कि उसे समय नहीं मिलता। हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है जो आपकी बेटी ट्यूशन पढ़ाती है। बेहतर है आप अपनी बेटी को समझाइए। इतना कहकर संजय ने फोन कल्पना को दे दिया। अरे बेटा, तुम्हें कमाऊ पति मिला है, फिर तुम क्यों इन झंझटों में पड़ती हो? आराम से बैठो, सुलोचना जी बोली। कल्पना बोली, माँ अगर आप भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकती तो कृपया मेरे मामलों में दखल अंदाजी ना करें। पहले आपको ये शिकायत थी कि मैं अपनी सास को छोड़कर आपके पास क्यों नहीं आती। अब आपको ये शिकायत होने लगी है कि मैं अपने लिए क्यों कुछ करती हूँ। कभी सोचकर देखिएगा कि औरत की जिंदगी क्या 4 दीवारी और रसोई तक ही सीमित है, या उसके बाहर भी उसकी कोई जिंदगी और उसकी भावनाएं होती हैं। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। संजय को बहुत आश्चर्य हुआ कि कल्पना अपनी माँ से इस तरह से बात कर रही थी। तभी राधा आई और बोली, पापा किसी को उतना ही दबाना चाहिए जितना वो बर्दाश्त कर सके। मम्मी हम लोगों के लिए इतना कुछ करती है और हम सबकी बातें सुनती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी भावनाओं को अनदेखा करें। ऐसा ना हो कि इन सभी बातों से दुखी होकर वो सब कुछ छोड़कर अपने लिए जीना शुरू कर दें। फिर सोचिए हमारा क्या होगा।
क्या आप अकेले दादी की देखभाल कर पाएंगे या फिर हमारा टिफिन तैयार करके देंगे? आप कहिए तो मैं मम्मी को कहती हूँ वो कुछ दिन के लिए नानी के यहाँ हो आए। संजय बोला, अरे नहीं नहीं, पागल हो क्या? मैं अकेला ये सब कैसे संभाल पाऊंगा? पर सोचो, जब लोगों को पता चलेगा कि मेरी बीवी कुछ पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ाती है तो लोग क्या कहेंगे? वहीं कल्पना का बेटा विवेक था। वो बोला, पापा, लोग क्या कहेंगे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मम्मी की चिंता करनी चाहिए। आप खुद सोचिए, दिन भर बीमार व्यक्ति के साथ घर में रहना, घर के बाहर कभी घूमने ना जा पाना कितना मुश्किल होता है। हम सब तो कभी कभी निकल भी जाते हैं, पर दादी की वजह से मम्मी कहीं नहीं निकल पाती है। अब उन्हें इस काम में खुशी मिलती है तो करने दीजिए। हमें तो मम्मी की किसी भी बात से कोई दिक्कत नहीं। ना जाने क्यों आप ही उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। इतना कहकर दोनों बच्चे चले गए। संजय को एहसास हुआ कहीं ना कहीं उसकी सोच गलत है। आखिर कल्पना उसकी ही माँ की तीमारदारी के कारण घर में उलझ कर रह गई है। अगर वही अपनी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अगले दिन कल्पना के जगने से पहले ही संजय उठ गया। सुबह सुबह ही बाजार से जाकर सब्जी भाजी लाकर रसोई में रख दी और चाय बनाने लगा। तभी कल्पना आई और बोली, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? संजय बोला, चलो, बहुत दिन हो गए हैं, हमने एक साथ बैठकर चाय नहीं पी। दोनों चाय पीने बैठे तो संजय बोला, मैं अपनी पुरानी बातों के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ। सच में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए तुम इतना कुछ कर रही हो और मैं हूं कि तुम्हें पीछे खींच रहा हूं और तुम्हें अपनी जिंदगी जीने से रोक रहा हूं। कल्पना की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, ये परिवार मेरा भी है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर मैं सबकी तकलीफ देख सकती हूँ तो मेरी भावनाओं को भी आप लोग समझे। इससे ज्यादा मुझे या किसी भी औरत को कुछ नहीं चाहिए होता है। आपका इतना कहना ही मेरी पूरी थकान मिटा देता है। वो आखिरी दिन था जब संजय ने कल्पना को टोका होगा। कल्पना भी अब ध्यान रखती कि जब भी बच्चे और संजय घर में हो वो अपना वक्त दूसरे कामों में ना दे, और परिवार वाले भी कल्पना की खुशी के लिए समझौता कर लेते थे। देखते ही देखते करीब 8 महीने बाद कल्पना की सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब कल्पना को वही घर खाली खाली लगने लगा। उसे लगता था वक्त ही नहीं कट रहा है। तब संजय ने आगे बढ़कर कहा, इस ट्यूशन को छोड़ो, मैं तो कहता हूँ कोई स्कूल ज्वाइन कर लो, तुम्हारा पूरा वक्त कट जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। संजय का सुझाव कल्पना को बहुत पसंद आया और आगे चलकर उसे स्कूल में टीचर की नौकरी भी मिल गई। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, देखा जाए तो घर में किसी एक के बीमार होने के कारण पूरा घर उलझ कर रह जाता है, परंतु इन्हीं सब परिस्थितियों में खुद के लिए भी कुछ वक्त निकालना पड़ता है। जो बीमार की सेवा करता है, हमें उनकी भावनाओं की भी कद्र करनी चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।